हमारे मेहमान हैं वो कराची से तशरीफ़ लाए हैं। पूरी पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। इसमें स्टोरीज आएंगी, प्रैक्टिकल होंगी। माइंड साइंसेस को सेल्स के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं। तुर्की में एक कुएं से एक गधा पानी निकालता था। कुएं का पानी बड़ा स्पेशल था, बहुत मीठा पानी था, मुख्तलिफ बीमारियों में भी वो शिफावर था। मैनिफेस्टेशन क्या है, इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल है। एक कारोबारी शख्स भी है, उसने एक ऑफिस बनाया। वो चाहता है कि मैं 2 ऑफिस बना लूँ, 3 बना लूँ, मैं फ्रेंचाइज बनाऊँ। साकिब, आपने लिमिटिंग बिलीव्स की बात की और आपने एनर्जीज़ की बात की। जिंदगी में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। ज़्यादातर मैं उस वक्त सलवार कमीज पहनता था। मैंने कहा मेरा तो कभी नहीं होगा। मेरा लिमिटिंग बिलीफ आया कि मेरा तो कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। आप माशाल्लाह एविड रीडर हैं, किताबें पढ़ते हैं। अपनी पसंदीदा 3 किताबों के नाम बता दीजिए। द रिचेस्ट मैन ऑफ बाबलियून, दरवाजे के नाम से बहुत अच्छी किताब है। रूहानियत, दानिश और हकीकतें, एक किताब ही आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज के शो में जो हमारे मेहमान हैं वो कराची से तशरीफ़ लाए हैं। वो माइंड साइंसेस के कोच हैं, ट्रेनर हैं, और माइंड साइंसेस को सेल्स के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं और अपनी सेल्स को, बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जेक्टिव्स को ट्रेनिंग देते हैं, लाइफ कोच हैं। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, थैंक यू राशिद साहब। और आपका शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। जी, आपने बात की माइंड साइंसेस की, तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आसान ज़बान में समझाते हैं कि माइंड साइंसेस कैसे काम करती है आपके लिए, और उसको अंडरस्टैंड करते एक स्टोरी की मदद से। और ये स्टोरी है तुर्की की। 1000 ईयर्स बैक तुर्की में एक कुएं से एक गधा पानी निकालता था। तो जो प्रोसेस था, हमारे दोस्तों ने देखा होगा मूवीज़ में राहट चलता है, एक दायरे में गधा घूमता रहता है, लोटे बंधे होते हैं, छोटी छोटी वहाँ पर बाल्टियाँ बंधी हुई होती हैं, और पानी निकलता है कुएं से, नालियों में आता है, फिर वो हौज़ में आता है, फिर वो खेतों में जाता है। तो उस कुएं का पानी बड़ा स्पेशल था जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत मीठा पानी था, मुख्तलिफ बीमारियों में भी वो शिफावर था। और दूर दूर से लोग भेजते अपने मुलाजमीन को कि आप वहाँ से पानी कलेक्ट करें और लेकर आएँ। और गधा जब निकलता था, आपने देखा होगा कि उसकी आंखों पर चमड़े की, आप कह लें, एक एनेक्स सी डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं खोपा, चमड़े के खोपे चढ़ा देना। तो उसको नज़र कुछ नहीं आता था, लेकिन वो ये समझता था कि मैं कहीं बाड़े से निकल के बहुत दूर जाता हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा अजीम काम कर रहा हूँ। तो रात को आता था तो उसका सेल्फ स्टीम बहुत हाई होता था, उसको बड़ी अच्छी नींद आती थी। अब एक दिन वो निकलता है बाड़े से, हवा चलती है और वो थोड़ा सा चमड़े का जो गिलाफ चढ़ा हुआ था, खोपा चढ़ा हुआ था, वो हट जाता है। अब उसको नज़र आता है कि मैं तो बाड़े से निकला और को 100-200 मीटर आगे कुआं आया, मुझे वहाँ बांध दिया गया और मैं एक दायरे में घूम रहा हूँ। अब बेज़ुबान जानवर क्या करे, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा घूमता रहता है। लेकिन जब शाम होती है तो उस कुएं के पानी की जो मिठास थी, जो स्पेशलिटी थी, वो गायब हो जाती है। तो मालिक बड़ा हैरान होता है, उसकी टेस्ट करवाते हैं उस दौर के लिहाज से, लेकिन वो मिठास वापस नहीं आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही कुआं, वही पानी, वही प्रोसेस, वही गधा, तो वो मिठास क्यों गायब होगी। तो इसका जवाब माइंड साइंस ये बता दे, जब तक वो गधा शुक्रगुजार था, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड था, जब तक वो समझता था मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, वो बहुत विल से काम करता था, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत की वजह से उस पानी में मिठास थी। और जब वो नीयत चेंज हो गई तो वो मिठास भी ऑटोमेटिकली गायब हो गई। तो हम इंसान कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को। तो एक ईगल से पूछा, उकाब से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा है, तुम सारा दिन क्या गाते हो, यानी तुम सारा दिन क्या बातें करते हो अपने आप से। तो वो कहता है मैं तो पहाड़ों के ऊपर, आसमानों की बुलंदियों पर प्रवास करता हूँ, तो पहाड़ों और आसमानों के बारे में गीत गाता हूँ। फिर समुद्री मुर्गा भी सी ईगल से पूछा तुम किस बारे में गीत गाती हो। उसने कहा मैं समुद्र के ऊपर प्रवास करती रहती हूँ, समुद्र की वसअत, उसका ठहराव, उसका नीला रंग बहुत पसंद है मुझे, तो उसी के बारे में गीत गाती रहती हूँ। फिर पूछा गिद्ध से कि तुम किस बारे में गीत गाते हो। उसने कहा मैं तो मुर्दार खाता हूँ, मुझे गंदगी बहुत पसंद है, तो मुर्दार लाशों के बारे में, गंदगी के बारे में सोचता हूँ, वही मेरा गीत है। अब मेरे दोस्तों, हमारा गीत कौन सा है। हमारा दिन शुरू होता है महंगाई से, बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आ गए, लोड शेडिंग है, ट्रैफिक जैम है, गंदगी फैली हुई है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, मैं किस कंट्री में पैदा हो गया, कंट्री छोड़ जाऊँ मैं, सिटी सही नहीं है, सारा दिन यही बातें करते रहते हैं। तो ये गीत कौन सा है। अपने आप से पूछेंगे ये जो गीत गा रहा हूँ मैं, सारा दिन जो मैं बातें करता हूँ, मैं बातें करती हूँ, ये गीत कौन सा है। तो आपको जवाब मिला ये गीत तो आखिरी लेवल का है, जो गिद्ध गीत गाता था, ये वो वाला गीत है। तो जैसा गीत होता है वैसी नसीब होता है इंसान का। हमने समझा पहली स्टोरी से कि जब तक वो शुक्रगुजार था गधा, पानी में मिठास थी, वो शिफावर था, और उसको रात को नींद बहुत अच्छी आती थी। तो हम जब तक गीत चेंज नहीं करेंगे अपना, तब तक हमारा नसीब चेंज नसीब नहीं बदलेगा। वाह, जैसा गीत होता है वैसा नसीब होता है। है। अच्छा साकिब साहब, आप NLP प्रैक्टिशनर भी हैं,
जी। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि एनएलपी क्या है और एनएलपी से क्या प्रैक्टिस करते हैं आप, और एक आम आदमी के लिए इसमें क्या समरात हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि दिमाग की मेंटालिटी को समझ के, किसी शख्स को समझ के उसके लिहाज से उससे गुफ्तगू करना। तो ये साइंस ये बताती है कि इंसान 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ में फॉल करते हैं बेसिकली, यानी मेनली 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ में फॉल करते हैं। एक शख्स ऐसा होता है जो सुनकर फैसला करता है, जिसको हम ऑडिटरी कहते हैं। एक शख्स देखकर फैसला करता है, और एक शख्स काइनेस्थेटिक होता है, यानी उसको टच किया जाए तो उसके बाद वो डिसीजन लेगा। तो अगर आप ये टेक्निक सीख लें और आप एक कारों का शोरूम चला रहे हैं और आपके सामने एक बंदा आता है, उसकी आंखों के मूवमेंट से आप जज कर सकते हैं कि ये ऑडिटरी है, ये विजुअल है, या काइनेस्थेटिक है। आपको पता चल गया ये बंदा ऑडिटरी है, सुन के फैसला करता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की जो पिच होगी उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे उसको। गाड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टच करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी पिच के ज़रिए, सेल्स पिच के ज़रिए कन्विंस करना है, वो मान जाएगा। फिर एक और कस्टमर है, वो विजुअल था, ज़्यादातर लोग विजुअल होते हैं, तो वो सेल्स पिच से कन्विंस नहीं होगा। आप फ़ौरन लेकर जाएँ उसको, ये एल्बम आपके पास है, ये फिजिकल गाड़ी, उसको गाड़ी दिखाएं जाके कि ये कलर देखें, इसके टायर देखें, इसका आप एक्सपोजर देखें ओवरऑल, तो वो देख कर फैसला करेगा। इस तरह काइनेस्थेटिक आदमी है तो ना वो आवाज़ की पिच से कन्विंस होगा, ना देख कर। अब जाती ही हैंडल पकड़ा है उसके हाथ में, और पहले उसका मोड ऑन करने के लिए कॉफ़ी या चाय का कप उसके हाथ में रख दें ताकि वो टच कर ले उस चीज़ को, तो वो टच करने से कन्विंस होता है। तो आप ये साइंस सीख लेते हैं बेसिक लेवल पे, तो आपको पता चलता था कि फ़र्ज़ किया मेरे घर पे मेरी वाइफ जो है वो ऑडिटरी है, वो विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, मेरे वालिद साहब किस मोड के हैं, मेरी वालदा किस मोड की है, मेरे बच्चे किस मोड के हैं, तो उसके लिहाज से आप ट्रीट करते हैं। तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनरेट हो जाती है, और ये साइंस सीखी जा सकती है। सही। अच्छा, आप माइंड साइंसेस को या और ये जो एनएलपी प्रैक्टिसेस हैं, ये इसको सेल्स के साथ कैसे लिंक करते हैं, और किस तरह से आप ट्रेन करते हैं लोगों को और इदारों को कि उनकी सेल्स या उनका बिजनेस कैसे एनहांस हो सकता है, बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको किस तरह को रिलेट करते हैं आप? जी, जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसा हमारा गीत होता है वैसे ही हमारा नसीब होता है। इसको पहले समझते हैं एक और एंगल से कि एनर्जी का साइकिल कैसे काम करता है। आप लोग मेरी बॉडी देख रहे हैं, तो इस बॉडी के साथ साथ एक और एनर्जी बॉडी भी है जो 3 फुट से लेके 8 मीटर तक होती है, यानी कि 24 फीट तक। और ऐसे कैमरे आ गए, वो कैमरा लगा दिया जाए यहाँ पर मेरी उंगली के ऊपर, तो वो बॉडी नज़र आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर आपके साथ साथ, और कुछ ही सालों में आप देखेंगे वो बच्चे बच्चे के हाथ में वो कैमरा होगा। तो वो एनर्जी बॉडी के अंदर हमारा कोड छुपा हुआ होता है। अब वो कैसे काम करती है कि फर्स्ट क्या, मेरे पास सेल फ़ोन है, मैंने बैग में रखा हुआ अपने, तो मेरे हाथ में होता अभी, और मैं उसको ऑन करता और उस पर एफएम रेडियो ऑन कर देता, और मेरा दिल चाह रहा है मैं सॉन्ग सुनूं। तो जैसे ही मैंने ऑन किया और सर्टन स्टेशन लगाया अपना, तो उस पर एक खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया। तो मैंने वो सॉन्ग सुना, उसके बाद मैंने कहा चलो न्यूज़ चेक करता हूँ। मैंने चैनल चेंज कर दिया और उस पर न्यूज़ प्ले होना शुरू हो गई। मैंने 30-40 सेकंड्स न्यूज़ सुनी। उसके बाद मैंने कहा मैं इंग्लिश सॉन्ग ट्राई करता हूँ, तो मैंने फिर चैनल चेंज किया और वो इंग्लिश सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया। ये सारे काम मैंने विद इन 90 सेकंड्स कर लिए, और इस वक्त मेरे सेल फोन पे इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उससे 30 सेकंड पहले जो न्यूज़ प्ले हो रही थी, उससे 30 सेकंड पहले जो पाकिस्तानी सॉन्ग प्ले हो रहा था, वो कहाँ चला गया। हम समझें उसको फिजिक्स की ज़ुबान में, तो तीनों कंपनीज़ के बूस्टर्स ने, टावर्स ने एनर्जी रेस की सूरत में लाहौर शहर की प्रेमिसेस में फैलाई हुई हैं, और उसके करोड़ों पार्टिकल्स यहाँ मौजूद हैं। तीनों चैनल्स के मौजूद हैं यहाँ पे। मेरे मोबाइल पे कौन सा प्ले होगा जिसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। मैं सॉन्ग सुनना चाह रहा हूँ, मैं न्यूज़ सुनना चाह रहा हूँ, या मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाह रहा हूँ, और भी जो चैनल है उन सब की एनर्जी यहाँ पे है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आपकी इज़्ज़त होगी या बेइज्जती होगी, एनर्जी की फॉर्मेट में यहाँ मौजूद है। आप किस किस के साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी, आप छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग खो बैठेंगे, या आप में कुव्वत बर्दाश्त है, एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। आप 10,000 कमाएंगे महीने के, 30,000 कमाएंगे, 50,000, 1 लाख, 1 मिलियन, या आप बहुत बड़ा कारोबार करेंगे, एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिहाज से उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ रिश्तों में आप कैसे बाप होंगे, आप कैसे भाई होंगे, आप कैसे हस्बैंड होंगे, ये सब का सब एनर्जी की फॉर्मेट में यहाँ मौजूद है। जैसी एनर्जी होती है आपकी, वैसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं आपको। तो माइंड साइंस की मदद से जो एनर्जी बॉडी है आपकी, इसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसके लिमिटिंग बिलीव्स को निकाल कर फेंक देते हैं,
और एक नई एनर्जी बॉडी बनाते हैं, तो फिर आपकी किस्मत, आपका फॉर्चून बदलना शुरू हो जाता है। अब सेल से कैसे लिंक होगा उसका, पैसे हम कैसे कमाएंगे, तो एक और स्टोरी से समझते हैं इसको। और मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो आप लोग इस पूरी पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। इसमें स्टोरीज आएंगी, प्रैक्टिकल होंगी, और इसी पॉडकास्ट में साथ साथ जैसे बताया राशिद साहब ने, मैं कामयाब लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों से मिला जो चपरासी थे और बिलियनर बन गए, ऑफिस बॉय से काम शुरू किया, लोडर से काम शुरू किया, और अभी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर बैठे हैं पूरी दुनिया में। उनकी कामयाबी के प्रिंसिपल्स क्या थे वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर। तो आप लोगों ने जमकर बैठना है और एंड तक देखना है इसको। तो अभी हम पैसों की बात करते हैं कि एक दरिया किनारे दो बंदे मछलियाँ पकड़ रहे थे। एक शख्स बूढ़ा था और एक यंग बॉय था। तो यंग बॉय देखता है कि जब भी बूढ़े शख्स के फिशिंग रॉड में कोई बड़ी मछली फंसती है, काफ़ी बड़े साइज़ की, तो वो उसको उठाता है, खुश होता है, लेकिन उसको दोबारा से दरिया में फेंक देता है। और जब उसकी फिशिंग रॉड में छोटी मछली फंसती है तो ज़्यादा खुश होता है, उसको पिक करता है और अपनी फिशिंग बास्केट में डाल देता है, और वो 5-6 घंटे यही काम करता रहता है। तो जसूस बढ़ता है यंग बॉय का, वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, असल कीमत तो बड़ी मछली की है, वो छोटी मछली से 50-60 गुना ज़्यादा कीमती है, और आप कीमती मछली को फेंक देते हैं और छोटी मछली को कैरी करें अपने पास, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसका जवाब मेरे दोस्तों बूढ़े शख्स का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो कहता है मेरे घर पे जो फ्राई पैन है वो इतना छोटा है कि उसमें बड़ी मछली नहीं आती, इसलिए बड़ी फेंक देता हूँ और छोटी मछली अपने साथ कैरी करता हूँ। द फ्राई पैन एट माई होम इज़ टू स्मॉल टू फ्राई ए बिग फिश। इसी तरीके से हम सब के दिमाग में मेरे दोस्तों एक फ्राई पैन है, एक गेज है, एक लिमिट है, एक बर्तन है। उसी बर्तन के लिहाज से हम पैसों में से समझते हैं इसको। अगर आपके दिमाग के अंदर जो असल प्रोग्रामर है आपका, जो कंट्रोल करता है, जो जिन है, जो जाइंट है, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो ये समझता है, अब्दुल्ला के नाम से समझते हैं कि अब्दुल्ला महीने के 50,000 रुपये मैक्सिमम कमा सकता है। आपका दिमाग ये समझता है कि आपकी जिसका जो स्किल सेट है, जो यकीन है आपका, उसके लिहाज से आप 50,000 से ऊपर पैसे नहीं कमा सकते। और आपको ऑफर आएगी 70,000 रुपये की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, तो वो उस बड़ी मछली की तरह उस ऑफर को उठा के फेंक देगा। वो कहेगा 50,000 का आदमी है जो 30 से 50,000 के बीच बीच में पैसे कमा सकता है। ये एक कारोबारी शख्स भी है, उसने एक ऑफिस बनाया, वो चाहता है कि मैं 2 ऑफिस बना लूँ, 3 बना लूँ, मैं फ्रेंचाइज बनाऊँ, 20 कंट्रीज़ में मेरे सेटअप बन जाए सिटीज़ के बाद। लेकिन बर्तन छोटा सा है, उसका दिमाग नहीं बनाने देगा उसको। तो हम माइंड साइंस की मदद से उसके ब्रेन के अंदर जाते हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक रूम बना हुआ होता है जो आपके ब्रेन का सर्वर रूम होता है। तो थोड़ा टेक्निकल है ये, हिप्नोसिस और NLP की मदद से हम वहाँ जाके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। उसके बाद ये 50,000 वाले बंदे के पास 1 मिलियन की ऑफर आए, 2 मिलियन की आए, 50 मिलियन की आए, करोड़ों में आए, बिलियंस में आए, तो दिमाग तैयार है इसका उसको रिसीव करने के लिए। रिश्तों के लिहाज से आपने कहा शादी गलत जगह होगी, फंस गया अब मैं, हस्बैंड वाइफ के हस्बैंड से नहीं बनती, हस्बैंड की वाइफ से नहीं बनती, उसको एक्सपेंड जब किया जाएगा उसके बाद उनमें लव आएगा। इस तरह सेल्स की कैपेसिटी होती है और डिसीजन मेकिंग होती है, आपकी निगोसिएशन स्किल्स होती हैं। ये सब के सब हम इन्हांस करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं सेल्स के साथ। इस तरह सेल्स बढ़ती है। अच्छा साकिब, आपने लिमिटिंग बिलीव्स की बात की और आपने एनर्जीज़ की बात की कि इसी एनवायरनमेंट में वो फ्रीक्वेंसी या एनर्जीज़ हैं जिनसे आप कनेक्ट करके आपकी ज़िंदगी में बरकत और एबंडेंस आ सकती है। तो लामहल्ला हर शख्स ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत हो, एबंडेंस हो, फ्रावानी हो, लेकिन वो जो कनेक्ट करना है वो कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ करें। जी, सबसे पहले हमने जो बात की गीत की कि आप शुक्रगुजार हो, आप महंगाई की बातें करना छोड़ें, आप लोड शेडिंग की बातें करना छोड़ें, आप सिस्टम को बुरा वाला कहना छोड़ें। दुख भी ना सुनाएं सर हम हाँ, किसी दुख, को हाँ, अपना। कंप्लेनर ना बने, कंप्लेनर नहीं, ना दुख बने। अगर आता है तो ना सुनाएं हाँ, किसी ना को। सुनाएं किसी को। आप फिजिकली भी बीमार, आपकी बीमारी का डॉक्टर के अलावा किसी को ना बताओ, ये आपका वीक पॉइंट है, किसी को ना बताएं कि मैं बीमार रहता हूँ हर वक्त। तो कंप्लेन करने से कंप्लेनिंग की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास होती है। एक जानवर होता है लगड़ बगड़ नाम का, तो ये 2 मियाँ बीवी मेल फीमेल जंगल में जाते हैं और होते बुज़दिल से हैं वैसे ये। तो कुछ शेर का बच्चा कुछ शिकार मिल जाए इनको, बड़ा जानवर, शेर तो खा के छोड़ देता है। तो ये दोनों जाते हैं वहाँ, खाना शुरू करते हैं उसको, और खाते खाते यहाँ हलक तक अपना पेट भर लेते हैं। और फिर जो जंगल में घर है इनका, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ये उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, और वो सारी गिलाजत उनके बच्चे खा लेते हैं। तो यही हाल हम लोगों के, हम सारा दिन नेगेटिव चीज़ें जमा करते रहते हैं। उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बीमार हो गया, उसके साथ ज़्यादती हुई, सिफारिश पे काम होता है, मेरिट नहीं है, और जहाँ बैठे दोस्तों में, फैमिली में, वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें बताया कि मैं 2-3 दिन से कलेक्ट कर रहा था, अब आप भी जायका चखो इसका। तो
तो इसीलिए हमारा नसीब चेंज नहीं होता, ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल ये नहीं है। तो हमने बनना शुक्रगुजार। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बना जाए शुक्रगुजार? साकिब साहब, हाँ, आपने शुक्रगुजारी की बात की और कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात की, तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग शुक्र भी कर रहे हैं ना, तो शुक्र है अल्लाह दा, इतनी बेजारी से और बददिली से कर रहे हैं कि वो उनके अल्फाज जो मुंह से अदा हो रहे हैं, कलमात तो शुक्र के ही हैं, लेकिन शुक्र गुजारी अंदर जो है वो वारदुल वजूद नहीं हुई। हाँ, मतलब वो उसको उस तरह से उन्होंने शुक्र को महसूस नहीं किया। तो ये शुक्र की सिर्फ बातें करनी है या शुक्र को एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंस कैसे करना है? हाँ, इसको भी हम माइंड साइंस की मदद से आज हल कर देते हैं। तो अगले 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू गौर से सुनेंगे आप लोग, तो ये मसला हल हो जाएगा आपका। एक घर में 2 भाई रहते थे। एक भाई पहलवान था, 7 फुट कद था उसका, और जो पहलवानी में ख़ुराक होती, एक दिन बकरा खा लेता था, 8-10 लीटर दूध पी जाता था। इस तरह ड्राई फ्रूट खाना और खाते रहना, और फिर पुशअप्स करना, जिसमें डंड पेलना, पसीना बहाना, तो उसकी बड़ी जान थी। उसी घर में एक और भाई रहता था, जो छोटा भाई था उसका कद 2 फुट था, कद छोटा रह गया उसका। बचपन में उसको पोलियो भी हो गया, तो टांगे भी सही काम नहीं करती थी, उसको भूख बहुत कम लगती थी। एक छोटी रोटी खा ली, चाय पी ली। तो घर में हुक्म किसका चलता था? बड़े भाई का, जो पहलवान था। और छोटा भाई भी कभी कोशिश करता था बोलने की, तो बड़ा भाई घूर के देखता था, उसको झाड़ता था, तो वो बेचारा कोने में छुप जाता था। ये दोनों भाई मेरे दोस्तों हम सब के अंदर रहते हैं। जो बड़ा भाई है वो हमारे पॉजिटिव वो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसको हम एनर्जी देते रहे। हमारी कंप्लेनिंग है, जो हमने बात की पहली नशिस्त में, हम उसको सारा दिन खुराक देते रहते हैं, सारा दिन कूटते रहते हैं, सारा दिन अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप को डिग्रेड करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। और सोने से पहले भी यही ख्यालात आ रहे होते हैं, किसी ने मुझे क्यों कहा था, आप किसी से बदला लेना है, अपने पास में फंसे हुए हैं। तो सोते सोते वो फिल्म चलती रहती है। तो वो इतना था नेगेटिव, जो छोटा भाई था, बढ़ते 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 अब वो हो गया 7 फीट का। और कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी ऐसी अच्छी कंपनी में बैठ गई, कोई अच्छी पॉडकास्ट देख ली, कोई मोटिवेशन हाई हुई, कोई जिक्र कर लिया, तो उसको बेचारे खुराक मिली छोटे भाई को, तो वो 2-2.5 फुट से ऊपर नहीं जा रहा। तो इसीलिए जो राशिद साहब ने बात की कि वो दिल से बात निकलती, उसमें एनर्जी नहीं, उसमें वो बेचारा कमज़ोर सी आवाज़ में मिनमिना के बात करता है, तो उसकी बात सुनी नहीं जाती। अब ये चेंज कैसे होगा, इसकी साइंस समझते हैं हम। एक दिन में हमारे दिमाग में 90,000 थाट्स आते हैं तकरीबन ऑन एवरेज। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो ख्यालात आपके दिमाग में आज के दिन आए, कल जो ख्यालात आएंगे वो 95% आज वाले ही होंगे, वो रिपीट होंगे। इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। मंडे को जो थॉट्स आए तो ट्यूसडे को भी आएंगे, फिर वेडनेसडे को भी आएंगे, फिर थर्सडे को भी आएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। तो आपने क्या करना है, कोशिश करके 4 से 5 थॉट्स को, जिसको हम एफर्मेशंस कहते हैं, अपने दिमाग के टॉप पर लेकर जाना है। आपने पहली एफर्मेशन दी जो रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड, कुरान मजीद के आयत के तर्जुमे का मफहूम है। आप कहेंगे यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। ये आपने 20-25 टाइम्स रिपीट किया, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। आपने कहा मैं चैम्पियन हूँ, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन। मुझे अपने आप पर यकीन है, मैं अपने आप को कबूल करता हूँ, मैं हर रोज़ बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। प्रेजेंट पर सारी करेंगे आप। तो ये अपनी 4-5 एफर्मेशंस की। यानी छोटे भाई ने बात करने की कोशिश की, तो बड़ा भाई तो घूरेगा उसको कहेगा कहाँ है तुम्हारा रब तुम्हारे साथ, कहाँ तुम्हें यकीन है अपने ऊपर, कहाँ तुम चैंपियन। चैंपियन ऐसा होता है, चैंपियन का लिबास ये होता है, चैंपियन की कम्युनिकेशन ऐसी होती है। अपना आपको सारी मसाइल दिखाएगा, बीमारियाँ, घर के मसले, लड़ाई झगड़े, पैसों के मसले। तो कहेगा तुम चैंपियन नहीं, झूठ नहीं बोलो। तो 3-4 दिन आपने बात की, फिर आप घबरा गए, आपने कहा मैं वो सही कह रहा है, दिमाग सही कह रहा है, मैं चैंपियन भी हूँ, मेरा रब भी मेरे साथ नहीं है, मुझे यकीन भी अपने ऊपर नहीं है। और आपने घबरा कर वो एफर्मेशन करना छोड़ दी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसको, आपने कोई 20-25 दिन भी कर ली ये, तो 90,000 थॉट्स में ये वाले 5 थॉट्स आपके सबसे ऊपर चले जाएंगे, बाकी उसके नीचे आ जाएंगे। और जो बड़ा भाई है वो साथ तो रहेगा हमारे, लेकिन वो झूठ पर मबनी है। उसको एक पिन भी लगे, एक पंच लगे ज़ोर से, तो वो 7 फुट का जो पहलवान है वो आराम से 3 से 4 फुट पे आ जाएगा और ये बढ़ना शुरू होगा। तो एफर्मेशन करेंगे आज से आप लोग। यही जो 5 एफर्मेशन बताइए आप लोगों को, इसको रिपीट करें। हर एफर्मेशन को 20-25 टाइम्स आप रिपीट करें। इसमें आप ऐड करें बलाकर दुरूद शरीफ, तो इसकी तासीर और बढ़ जाएगी। और निशानियाँ लगाएं, चूँकि हम कमज़ोर लोग हैं। आपने अपने जो शीशा लगा हुआ घर में आपके, उसको कोने पे एक चिट लगाई, उस पर लेकर एफर्मेशन, जैसे शीशे के सामने गए वो चिट पर नज़र पड़ी, आपने कहा आज तो भूल गया मैं, आज तो मैं एफर्मेशन करना भूल गई। तो आपने उस टाइम रिपीट कर ली। सोने के लिए लेटे बेड पे, तो सामने एक चार्ट लगा हुआ है जहाँ पर निगाहें पड़ती हैं आपकी। जैसी निगाह पड़ी, आज मैंने कहा आज की एफर्मेशन हो जाएगी मेरी।
आपने उस वक्त फिर पढ़ना शुरू कर दी। आप बाइक चलाते हैं तो कीरिंग के साथ, चाबी के साथ ही आपने कोई तस्वीर लगाई हुई है, कोई चिट लगाई हुई है जो याद दिलाती है आपको मैंने एफर्मेशंस करनी है। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बाइक चला रहे हैं, मज़े से एफर्मेशंस करते हुए जाएं। इस तरह निशानियाँ लगाएं। मोबाइल फ़ोन को आपने ये अनलॉक किया। एफर्मेशंस भी काइंड ऑफ तस्बीह है? हाँ, ये प्रोग्रामिंग कर रही है, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग Okay. कर रही है वो नेगेटिव थॉट्स को, जो कहता है कि तस्बीह भी तुम यही करती है? तस्बीह तस्बीह तो जो कुछ तस्बीह लोग तो करते हैं अल्लाह के नामों की, कुछ किसी और चीज़ की, उसकी तासीर तो वो भी यही कर रही होती उसकी है? तासीर तो बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है। हाँ, Okay. वो भी ये करती है, उसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। और तस्बीह वाले ये समझें कि जो तस्बीह करता है उसका जो जो एनर्जी बॉडी है उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी लोग हैं, हमारे आइमा कराम हैं, मुअज्जिन हैं, हमारे मुफ्तियान कराम, उलमा कराम, ज़्यादातर ये गरीब होते हैं। आप कह लें 95%, 96% गरीब होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि पैसे के बारे में इनका बिलीफ बहुत लिमिटेड होता है कि पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा मैं 1 से 2 दुकानें क्यों करूं, खानी थी मैंने वो 3 टाइम रोटी है, इस तरह का बिलीफ होता है इनका। तो चूंकि रूहानी एनर्जी बहुत तगड़ी होती है, सारा दिन मस्जिद में रहते हैं, जिक्र करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ऐसा बंदा जो सोचता है वही उसके साथ हो जाता है। चूँकि पैसे के बारे में लिमिटेड रहते हैं और नेगेटिव सोचते हैं पैसे के बारे में, और ऊपर से ख्वाहिश होती है पैसा मिले हमें, तो इनको पैसा नहीं मिलता। और जो निकल जाते हैं इससे, जो हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, जो बड़े बड़े हमारे मुफ्तियान कराम हैं पूरे पाकिस्तान में, इसमें से अक्सरियत बिलीनियर्स हैं। इनके पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखेंगे आप, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, 12 करोड़ की, जो हमारे टॉप के उलमाए कराम हैं। बाकी के जो 95-6% है वो उन्होंने इसलिए कोई अलग तस्बीह की है सर? उनको यकीन है कि पैसा ठीक है, ओके। पैसे के बारे में बिलीफ सही है उनका। पैसे के इनका लिमिटेड बिलीफ है पैसे के बारे में, कि पैसे की वजह से बुराई आती है, पैसे की वजह से मैं करप्शन करूंगा, पैसे की वजह से मैं कोई और काम कर लूंगा। आम बंदा सोचे कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि यहाँ से वो कमज़ोर है, लेकिन रूहानी एनर्जी बड़ी तगड़ी है इनकी। तस्बीह घुमाते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, तिलावत करते हैं। तो ऐसा बंदा जैसे बताया कि जो बोलता है वो हो जाता है, मतलब वो जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, वो अल्लाह ताला से चीज़ें जल्दी ले लेता है। लेकिन वो नेगेटिव सोच रहा है तो वो नेगेटिव चीज़ उसके पास आती हैं। तो इसलिए कहते हैं जो बंदा तस्बीह कर रहा है बड़ा मोहतात रहे, जिसको तस्बीह की आदत है। तो ये एफर्मेशंस की हम बात कर रहे थे, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगी। वो जो आप कह रहे हैं मैं चैम्पियन नहीं हूँ, मैं लूज़र हूँ, उसकी जगह वो चैम्पियन वाली मेंटालिटी आएगी। तो ये बड़ा भाई जो है ये छोटा होगा, और जो पॉजिटिव भाई है आपका ये बड़ा होना शुरू होगा। वहाँ से ये एनर्जी की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी और आपकी किस्मत भी बदलेगी। और बाकी कंपनी चेंज करें, अपनी एसोसिएशन चेंज करें। कहता है आपकी जो फेसबुक की जो वॉल है, टाइम लाइन, वो फ्यूचर है आपका। यानी 2035 में अगर आप देखेंगे, मैं 2025 में क्या देख रहा था आज से 10 साल के बाद, पता लगा वो तो जोक्स आ रहे थे, वो तो मीम्स आ रही थी, वो तो वीडियोज़ आ रही थी, सारा गन बना था मेरी वॉल के ऊपर। तो वो फ्यूचर है आपका, वो फ्यूचर बन रहा है। इस किस्म की पॉडकास्ट देखें, जो फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक के ऊपर। और आप फेसबुक से पैसा नहीं कमा रहे मेरे दोस्तों, तो फेसबुक आप पे हराम है। फेसबुक एंजॉय करने के लिए नहीं है, फेसबुक पैसे कमाने के लिए है, फेसबुक नेटवर्किंग के लिए है, फेसबुक चीज़ें सीखने के लिए है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें, पूरी दुनिया में दोस्त बनाएं, कामयाब लोगों से दोस्ती करें। फेसबुक इसके लिए है। लोग फेसबुक से बहुत बड़े बड़े बिजनेस जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इस तरह यूट्यूब भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, कभी कभी देख लें उसको 30 मिनट्स के लिए, वो पैसे कमाने के लिए है। पैसे कमाएं, अपने कीमती बनाएं। बाकी जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं, ये सबके सब सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए हैं। तो जब पैसे कमा लें उसके बाद कहेंगे, जब मैं फेसबुक पे इस महीने में $1000 कमा लूँगा तो मैं थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लूँगा। जब मैं यूट्यूब पे इतना काम कर लूँगा तो मैं 1 घंटा एंटरटेनमेंट भी करूँगा उसके ऊपर। अपने आप को गिफ्ट दें। और बाकी जिक्र की तस्बीहात हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ज़ाहिर उसका उसकी एनर्जी है और ज़बरदस्त तरीके से काम करती है हमारे लिए। वो एक अलग फील्ड है बिल्कुल। साकिब, आपने मैनिफेस्टेशन की बात की। मैनिफेस्टेशन क्या है और इसका एक इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल है? किस तरह से आप मैनिफेस्टेशन से अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उनके आउटकम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बेसिक लेवल पर समझता है मैं इसको, कि 19-20 साल का एक लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए, और ज़ाहिर उसको ड्रेसिंग नहीं आती थी। मैं अपनी बात करूँ, MPA मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और टेस्ट वगैरह हो गया मेरा। उसके बाद इंटरव्यू देने जाना था मैं गया तो मैंने देखा जो मुझसे पहले लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा भी नाम नहीं आया था। उन्होंने टाई लगाई हुई है, बहुत अच्छे सूट पहने हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी टाई नहीं लगाई थी और ज़िंदगी में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। ज़्यादातर मैं उस वक्त सलवार कमीज़ पहनता था। मैंने कहा यार मेरा तो कभी नहीं होगा, मेरा लिमिटिंग बिलीफ आया कि मेरा तो कभी भी नहीं होगा यहाँ पे, और फिर वो हुआ भी नहीं। तो इस तरह का कोई टाइम गुजरा किसी शख्स के ऊपर, उसने इंटरव्यू हल्का दिया या वो कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाया अच्छी जगह पे, अब वो उसका लिमिटिंग बिलीफ बन गया। और अब मैनिफेस्ट का मतलब है जो सोचते हैं आप कि मुझे ये मिलेगा,
अब वो अगले जिस भी इंटरव्यू में जा रहा है वो यही सोच रहा है कि यार मैं पिछले इंटरव्यू में गया था, मैं भूल गया था, मेरी टांगें काँप रही थी, मुझे पसीना आ गया था और मैं शर्मिंदा हो गया। और इसी तरीके से उसने अपने 10 से 15 साल गुजार दिए। या वो कहीं पर गया और वो शॉर्ट लिस्ट हुआ और एंड टाइम पर उसकी जगह किसी का फ़ोन आ गया, किसी मिनिस्टर का, कोई सिफारिश तगड़ी आ गई, वो बंदा अपॉइंट हो गया। अब इसका एक सिस्टम बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया कि सारे काम सिफारिश पे होते हैं, मेरिट पे नहीं होंगे। अभी किसी ऐसी जगह जाता भी है जहाँ मेरिट है, चूँकि उसका लिमिटिंग बिलीफ है, बताया कि एनर्जी निकल रही है इसकी बॉडी से जो ये बता रही है कि काम सिफारिश पे होते हैं, तो जहाँ भी ये जाएगा ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव है। इसने कनेक्ट होना है उस एनर्जी के साथ जो सिलेक्ट नहीं करवाती। इसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं उस एनर्जी से कनेक्टेड हूँ जो सिलेक्ट नहीं करवाती। यहाँ जब तक रिश्वत नहीं दूंगा तब तक काम नहीं होगा। ये किसी ऐसे बंदे से एसोसिएट रहा मैनिफेस्टेशन वाला जो एक लंबी बीमारी के साथ था, फैमिली के अंदर ही उसके साथ रहा, तो उसको पता चला कि यार ये बीमारियाँ सही नहीं होती, कोई बीमारी हो जाए तो ये डरता रहता है। जब उसको बीमारी होती है तो उसको इसकी मैनिफेस्टेशन ये है, इसका यकीन ये है कि बीमारी सही नहीं होती, तो वो बीमारी सही नहीं भी होती। तो ये किसी ऐसे शख्स के साथ है जो बहुत मेहनत करके बहुत थोड़े से पैसे कमाता है, तो ये भी ये समझता है कि 20, 30, 40 हज़ार मैं कमा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। और इसके ऊपर कमाने के लिए कोई 2 नंबरी करनी पड़ती है, कोई ख़ास साइंस होती है, कोई लंदन स्टाइल इंग्लिश बोलनी पड़ती है, वो मुझे तो नहीं आती, तो वो चीज़ उसको नहीं मिलती। तो अप्लाई कैसे करेंगे आप? कहते हैं ना कि बड़ा ख्वाब देखने में और छोटा ख्वाब देखने में एनर्जी तो उतनी लगती है ना, तो बड़ा ख्वाब क्यों नहीं देखते? बड़ा ख्वाब देखें और उस ख्वाब के अंदर महसूस करें अपने आप को। फर्स्ट के आपने इंटरव्यू देना है और हर इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं, तो जिस पोस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं आप, फर्स्ट के वो आपने इंटरव्यू देना है TCS कंपनी में मैनेजर का, तो आपने विजुलाइज़ करना है कि मेरी TCS कंपनी में जॉब हो गई है। अपने आप को उस चेयर पे बैठा हुआ देखना है, उस हुलिये में, उस ड्रेस में काम करते हुए, निगोशिएट करते हुए हर रोज़ तकरीबन 5 मिनट करें, आप विजुलाइज़ करें। आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मुझे वीज़ा मिल जाए, सपोज दुबई का ही है, तो आप मैनिफेस्टेशन क्या होगी उसकी, आप देखेंगे कि मुझे ना सिर्फ वीज़ा मिल गया, मैं दुबई चला गया हूँ और मैं जो आपकी ड्रीम जॉब है या ड्रीम काम है वो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। अपने आप को वहाँ रोड्स पर मूव करता हुआ देखें, लोगों के साथ बातचीत करता हुआ देखें 5 मिनट। तो कोई भी काम करना है, अपने आप को वो काम करता हुआ देखें। इंटरव्यू नहीं दे रहा था आपसे, तो आप विजुलाइज़ करेंगे मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहा हूँ और हर बंदे की आंखों में चमक है जो पैनल सामने बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं मुझे। तो जब आप जाएंगे तो आप एक बार वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने बताया भी राशिद साहब को कि मैं कल जावेद चौधरी साहब के साथ था, तो मैंने जब कनेक्ट किया उनके साथ, मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ उनके प्लेटफॉर्म से, तो आप पहले सोचते हैं कि यार ये मैं करूँगा, मैं जावेद साहब के साथ एसोसिएट होऊंगा, उसके बाद आप पहुँचते हैं वहाँ तक। जब दिमाग आपको वो काम करता वो देखेगा ही नहीं, तो वो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। तो पाकिस्तान में आपके लिए 90% प्लस लोगों का लिमिटिंग बिलीफ होता है, अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप को हकीर समझते हैं, अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। तो आपने अपने आप को चैम्पियन समझना है और इसका आसान टूल क्या है, इसको हम कहते हैं मिरर एक्सरसाइज। कि आप सुबह सुबह जाएं और आईने के सामने खड़े हो तो अपने आप को कहें कि मैं अपने आप को तस्लीम करता हूँ, मैं अपने आप को तस्लीम करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ड्रेसिंग की सेंस नहीं है। बचपन में टीचर ने बोल दिया था तुम्हें तो तस्में बांधे भी नहीं आते, तुम्हारी नाक बहती रहती है। तो अपने कहा मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, बट मैं चैम्पियन हूँ। 8 बिलियन लोगों में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये आपका अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत होगा, अपने आप को कबूल करना। ये मैनिफेस्टेशन में और ख्याली पुलाव पकाने में भला क्या फ़र्क हुआ? विजुलाइज का फ़र्क होगा। एक बंदा ख्याली पुलाव बनाता है और कोई एक्शन नहीं लेता, और इस बंदे ने इंटरव्यू देना है बाकायदा, इसका इंटरव्यू है प्लान 1 हफ्ते के बाद। और जैसे मैंने बताया कि अपने आप को देखता है कि इंटरव्यू मैंने ज़बरदस्त तरीके से दे, फिर तैयारी भी करता है उसके लिए। इंटरव्यू में वही 8-10 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पूछेगा ना कि अपना तारुफ करवाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मेरे दोस्तों जवाब याद कर लें उसका। दूसरा सवाल ये पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम क्यों रखें आपको। तो गूगल करें इसको, चैट जीपीटी पर जाएँ, जवाब निकाल लें इसको, उसको अपने स्केल के लिहाज से मॉडिफाई करें, तैयारी कर लें उसकी। मैंने HR में भी काम किया, सैकड़ों लोगों को इंटरव्यूज़ लिए। अब उनसे पूछा जाता है कि यार आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए वो क्या जॉब है, उसको यही नहीं पता होता। वो ये पढ़कर ही नहीं आया कि मैं, उससे तो ऐसे CV फेंके हुए थे रोज़ू PK वगैरह पे, और कॉल आ गई। कॉल आने के 2 दिन बाद वो इंटरव्यू देने आ रहा है, तो वो इतनी जहमत भी नहीं कर रहे कंपनी की वेबसाइट पर जाए, उसका प्रोफाइल देखे, जॉब डिस्क्रिप्शन देख ले कि यार मैं जिस जॉब के लिए आऊँ ये क्या जॉब है। तो ये ख्याली पुलाव होता है।
और मैनिफेस्टेशन ये होती है कि उसकी तैयारी भी होती है और वो अपने आप को देखता भी वो काम करता हुआ। तो ख्याली पिलाओ ये है कि आप ये सोचें कि बगैर कुछ करे, बगैर कुछ एक्शन लिए आपको सब कुछ मिल गया है। और मैनिफेस्टेशन ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम है और आप फिर एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, आप उसके लिए कोशिश भी करते हैं। जी, और आसान तरीके से समझा देते हैं। वो कहते हैं एक शख्स एक डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा नहीं हो रहा, मेरे बेटे की बहुत ख्वाहिश है। तो डॉक्टर साहब ने कोई दवाई लिख के दे दी उसको और कहा चलो कुछ महीने बाद आना मेरे पास, फिर बताना रिजल्ट क्या आया। फिर 3-4 महीने बाद आ गया, फिर डॉक्टर साहब कोई सेटअप नहीं बना। उसने कहा आप ऐसा करें अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आएँ, मैं दोनों का चेकअप करता हूँ और फिर हम डायग्नोज करते हैं कि मसला क्या है। तो वो कहता है, इंटरेस्टिंग जवाब देता है, कहते मेरी शादी तो नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार आप शादी करो ना, शादी करेंगे तो अल्लाह ताला बेटा देगा। तो ठीक है मैं शादी करता हूँ, 1 साल के बाद आपके पास आऊँगा। 1 साल फिर आ जाता है। तो डॉक्टर साहब फिर पूछते हैं, उनको पता होता कि ये है तो भोला आदमी, कि शादी हो गई आपकी? कहता है शादी हो गई लेकिन बेटा नहीं हो रहा। तो वो उससे और कुछ लेते तो पता चला अभी रुखसती नहीं हुई, निकाह करके बैठा हुआ है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप शादी करें, इस द्वारी ताल्लुक़ कायम करें अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद भी बेटा कौन देगा वो गारंटी तो नहीं है कि बेटा आपका हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, वो तो अल्लाह ताला देगा। लेकिन प्रोसेस आपने पूरा करना है, तो एक्शन लेना है आपने। उसमें फल कौन लगाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला लगाएंगे, वही मैनिफेस्टेशन है। एक्शन पूरा करना है आपने। आपने इंटरव्यूज़ दिए 4-5, उससे पहले आपने मैनिफेस्ट किया कि मैं बहुत अच्छी जगह पर मैं सेट हो गया हूँ। इस तरह बिज़नेस किया आपने, आपको कोई बीमारी थी, आपने एक्सरसाइज शुरू किया, आपने वॉक जॉगिंग योगा शुरू किया और साथ साथ आप मैनिफेस्ट करते रहे। उससे पहले जल्दी रिजल्ट आएंगे आपके। यानी इवन फ्रैक्चर हो गया आपको, तो फ्रैक्चर मैनिफेस्टेशन तो सही नहीं होगा। आपने इलाज करवाया, प्लास्टर बना आपको, लेकिन आप हर रोज़ विजुलाइज करते हैं 10 मिनट कि मैं सही हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल सही हो गया। आप यकीन करें 3 महीने के लिए आप 1 दिन में सही हो जाएंगे, लेकिन अपने एक्शन भी लिया हुआ है, आपने दोनों काम किए हुए हैं। अच्छा साकिब, मैं देखता हूँ आपके पास हर बात को समझाने के लिए माशाल्लाह कहानी है। तो ये एहतमाम आप कैसे करते हैं? आपने कहानियाँ बहुत सारी पढ़ रखी हैं, इकट्ठी करके रखी हुई हैं, तो मैं ये किस तरह से आप करते हैं? हाँ, जो ट्रेनर है, ट्रेनर वो बनता है या राइटर वो बनता है जो पढ़ता है। मैंने लाइफ में तकरीबन 4000 बुक्स पढ़ी और इन बुक्स को पढ़ने में मुझे 20 ईयर्स लग गए। तो ये 20 साल की मेहनत इसके पीछे, जो स्टोरीज आप सुनते हैं मेरे मुंह से, उसके पीछे 20 साल की मेहनत है। मैंने 4000 बुक्स लाइफ में पढ़ी हुई हैं और मैं और कामयाब स्टिल लोगों से। पढ़ते हैं आप? हाँ, अभी भी मुस्तकिल पढ़ता हूँ। रीडिंग बहुत पसंद है मुझे। उसी से बर्दाश्त आपको आती है ना। रूफ क्लासरा कहते हैं हमारे बड़े अच्छे साफ़ी, वो कहते हैं जो बंदा बुक्स नहीं पढ़ता वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पढ़ लिया उसने, जो सुन लिया उसने, जो देख लिया, वो समझता है कि यही एम्पैथी नहीं आती आप में बुक रीडिंग के नहीं, बगैर? वो समझते कि हरफ आखिर है। बस जितना मैंने सीख लिया उसकी अकल के लिहाज से बस वही था। मैंने आपको कहा कि आप एक नेचुरल सीनरी की पिक्चर मुझे दें। आपने मोबाइल फ़ोन ऑन किया अपना और उसमें इंटरनेट नहीं था और कुछ 30-40 पिक्चर सेव थी आपके पास, आपने उसमें से एक बेस्ट निकाल के दे दी मुझे। तो एक शख्स के पास इंटरनेट ऑन है तो उसके पास हज़ारों का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह जो बुक्स पढ़ता है समझ जाए उसका इंटरनेट ऑन होता है, तो उसका दिमाग खुला रहता है। वो समझ जाता है कि यही 30 तस्वीरें नहीं है दुनिया में, इसके अलावा भी दुनिया है। इसीलिए वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करता है। जब वो एक और बुक पढ़ता है वो कहता है कि अच्छा मैं तो ये समझता था। जहन में वसत पैदा वसत होती पैदा होती है। इसलिए जो लीडर्स भी हमारे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहते हैं ना कि ये बुक्स बहुत पढ़ती थी तो इख्तलाफ राय बर्दाश्त कर लेती थी। फिर ये लिखती थी अपनी किताब, इनकी डॉटर ऑफ द ईस्ट, मशरिक की बेटी, उसके पहले पेज पे लिखती हैं कि मैं ये किताब इसलिए लिख रही हूँ कि इंसान जो कुछ लिखता है वो भूलता नहीं है। तो हम भी लिखना सीखें, थिंक ऑन पेपर, लिखें आप, तो लिख कर आपको चीज़ें समझ आएंगी, याद रहेंगी चीज़ें। वो चीज़ें जो आपने सालों पहले पढ़ी थी कहीं ना कहीं फिर आपकी, मैं जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, वो इतना पावरफुल, उसको सब चीज़ें याद रहती हैं। जब ज़रूरत होती है आपको तो वो चीज़ वो फीड करता है आपके माइंड के ज़रिए। और हमारे जावेद चौधरी साहब कहते हैं, मेरे मेंटोर हैं, कि 300 स्टोरीज आपको आती हों, कोई 100 जोक्स आपको आते हों, कोई 50-60 शेर आपको आते हों, तो ग्रिप होती है ना। अब हमारे साथी जो पॉडकास्ट देखेंगे बोर नहीं होंगे। बोरिंग चीज़ कौन देखता है, लंबी चीज़ कौन देखता है? तो स्टोरीज़ के ज़रिए हम समझते हैं। और ये स्टाइल है कुरान मजीद का। कुरान मजीद में देखते हैं कि पूरे का पूरा जो हमारा, उसमें कितनी स्टोरीज़ है कुरान मजीद में। हम बचपन से मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की स्टोरीज़ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हम कनेक्ट होते हैं ना उसके तमाम अंबिया कराम की स्टोरी की सूरत में, जो कुरान मजीद में। तो ये वो स्टाइल है। तो स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए। जो ट्रेनर्स हैं हमारे, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई टीचर बहुत अच्छा लगता था हमें स्कूल में, तो वो स्टोरी टेलर होता था बेसिकली, इसलिए मैं अच्छा लगता था। तो स्टोरी टेलिंग सीखें। वही ये भी NLP है कि आप कनेक्ट होते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं। वो NLP वाली बात वहाँ रहेगी थी हमारी, खैर वो एक डिटेल टॉपिक है।
तो रैपो बिल्ड करना सीखें बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो कि बंदा कंफर्टेबल हो उसमें कि मैं इसकी बात सुनूं भी। बहुत अच्छा लिसन होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है कि आप सुने, लोगों की बातें सुने, तो लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ और आपकी रैपो बिल्ड होती है। तो आप भी चाहते हैं कि मैं स्टोरी सुनाऊं इस तरीके से, तो बुक्स पढ़ें। अंदर कुछ होगा तो बाहर आएगा ना। 4,000 नहीं पढ़ें, और आप हर महीने एक बुक भी पढ़ें तो आप साल में 12 किताबें पढ़ लेंगे। अच्छा साकिब साहब, आप मुझे ये बताइए कि माइंड साइंसेज और एनएलपी प्रैक्टिस, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? किस तरह से आप इस तरफ आए? जी, जैसे मैंने बताया कि बचपन से बुक्स पढ़ता था, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ऐसे जैसे पॉडकास्ट आप कर रशिया साहब, इस तरह की पॉडकास्ट पहले कहाँ होती थी। हम 90s की बात करें, कोई इंस्पायरेशन हो, कोई पाकिस्तानी पर्सनैलिटी आपके सामने हो, गोरों की स्टोरीज पढ़ते थे, तो हम ये समझते थे कि भाई गोरा तो बड़ा जीनियस है इसलिए वो कर लेता, पाकिस्तान में ऐसे लोग कहाँ हैं। तो बगैर डायरेक्शन के एफएससी मेडिकल रख ली। अब बड़ी ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने, उसमें नाकाम हो गए। इससे पहले मैं टॉपर था, फिर कॉमर्स साइड पे आगे एमबीए कर लिया, फिर बैंकिंग में चला गया। अब बैंकिंग में चला गया, अंदर से थोड़ा सा मजहबी माइंड था, तो कंफर्टेबल नहीं था उसके साथ, लेकिन 3 साल लग गए उसमें। कुछ नहीं पता था, शिपिंग में आ गए, आईटी कंपनी में आ गए, और 30 ईयर्स के बाद जाके एक्सप्लोर किया कि बेसिकली मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर अपने करियर को वहाँ से डिज़ाइन करना शुरू किया एज ये ए कैसे ट्रेनर। इदराक हुआ साकिब कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, सिखा सकते हैं? आपके मिजाज में, पर्सनैलिटी में ये चीज़ थी कि जहाँ कोई यंग बच्चे देखे, उनको मेंटोर करना शुरू कर दिया, कुछ बताना शुरू कर दिया, स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी? ये किस तरह से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ योर कॉलिंग, ये काम आप कर सकते हैं और ये काम आप करना चाहते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था, विजिटिंग फैकल्टी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की। तो कहते हैं ना, वो काम जो आप बहुत अच्छा करते हो और थके बगैर कर सकते हो, बगैर पैसों के कर सकते हो, वीकेंड्स पे कर सकते हो, और लोग भी ये कहें कि आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, तो वो काम आपके पैशन से करीब करीब होता है। लेकिन उसमें ये धोखा नहीं खाना आपने कि मेरा पैशन तो शायरी है, मेरा पैशन तो सोते रहना है। ऐसा पैशन जो जेन्युइन पैशन, उसमें पैसा भी हो बहुत सारा, उसमें बहुत सारा पैसा भी हो, इम्पैक्ट हो उसमें। तो ये काम मैं करता था, और उसके साथ साथ मैं बुक्स पढ़ता था। तो फिर मैंने उसमें टच देना शुरू किया माइंड साइंस का और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो मेरी क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटीज़ में, वो फुल होती थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते थे, वो भी मेरी क्लासेस में 150 क्लासेस में बैठे होते थे, इंतज़ार कर रहे होते थे कि सर टेक्निकल चीज़ें छोड़े, हमें जो है ना ये सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, माइंड साइंस के ऊपर, इससे लिंक करके। तो वहाँ से एक्सप्लोर किया मैंने, और फिर बाकायदा लॉन्च किया अपने आप का जो ट्रेनर, 1-on-1 कोचिंग से शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सफ़र आज तक चल रहा है। तो माइंड साइंसेस की तरबियत आपने कहाँ से ली? माइंड साइंसेस कहाँ से सीखी आपने? ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ा या आपकी अपनी फाइंडिंग्स हैं माइंड साइंसेस के ऊपर? सेल्फ लर्निंग से आई हैं ये चीज़ें, कहाँ से आई हैं? हाँ, पहले सेल्फ लर्निंग थी, पर हमारे मेंटोर्स हैं कराची में, प्रोफेसर मुईज़ साहब, ये वर्कशॉप्स करवाते हैं, माइंड साइंस के गुरु हैं पाकिस्तान में, 80s से करवा रहे हैं। उनसे चीज़ें सीखी, बेसिक चीज़ें। वो 4 डायमेंशन 1 और 2 के नाम से वर्कशॉप करवाते हैं। इस तरह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, NLP की, हिप्नोसिस की, एनर्जी हीलिंग की, और कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ। ये पैशन है मेरा, कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ। यानी हर क्वार्टर में कम से कम मैं एक वर्कशॉप कर लेता हूँ। तो ये सीखने का सफ़र जारी रहता है। इस तरह की चीज़ें सीखी, और बाकी बुक्स की मदद से, और जो हमारे आसपास सर्कल है सारा, वो माइंड साइंस का लीडर्स है हमारे आसपास, तो उनके साथ रह के चीज़ें सीख रहे हैं साथ साथ। तो आपने साकिब कहा कि पैशन जो है उससे बहुत सारा पैसा भी आना चाहिए, तो आप अपनी ये ट्रेनिंग्स और कोचिंग से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं? जी, पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। और जब कोविड आया तो मुझे फ्रीलांसिंग नहीं आती थी, तो मैंने फाइवर पे कोर्स किया अशरफ चौधरी साहब का। तो मैंने फाइवर पे काम सीखा, और मुझे कोई चीज़ बेचनी तो नहीं आती, फिजिकल चीज़, मैं तो ट्रेनर हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग सेल करना शुरू की, और मैंने उससे भी $1000 कमा लिए। 100+ लोगों में ट्रेनिंग करवाई, फिर अकाउंट क्लोज कर दिया। मैं फेसबुक पे काम करता हूँ। किस चीज़ की ट्रेनिंग करवाई आप? यही माइंड साइंस की ट्रेनिंग, क्योंकि हिप्नोसिस की मदद से वेट कैसे कम करना है, और लिमिटिंग बिलीफ कैसे बर्न करने हैं आपने, और फैमिली बॉन्डिंग कैसे लेके आनी है, माइंड साइंस की मदद से। लाइव सेशंस करवाते थे हम जूम के ऊपर। तो एक यूनिक फील्ड थी, पाकिस्तान से शायद और कोई ट्रेनर नहीं करवा रहा होगा। मैंने जैसे डेनमार्क में ट्रेनिंग्स करवाई, फिनलैंड में ट्रेनिंग करवाई, ज़्यादा तो कस्टमर्स USA के थे, तो बड़ा सीखा उससे, बड़ा एक्सपोजर वास्ट हुआ। तो एक्शन लें आप जो है,
और अपने आप को महंगा बेचना सीखें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोफाइल बढ़ेगा और लोग ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। कहते ना, आपके सामने 2 दुकानें, अपने मिठाई लेनी है, एक दुकान पे रश लगा हुआ है, लाइटें जल रही हैं, और बिल्कुल 7 दुकान है, दोनों की क्वालिटी सेम है, लेकिन वो दुकान खाली है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सी दुकान से मिठाई लेंगे। तो उसका जवाब बिल्कुल सादा सा है, आप जाएंगे रश वाली दुकान पे, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा इस दुकान में कोई ख़ास बात है इसलिए यहाँ रश लगा हुआ है, तो आप भी उसी दुकान से जाके मिठाई लेंगे। इसी तरीके से आप चाहते हैं आपको काम मिले, तो आपको बिजी नज़र आना चाहिए, आपकी दुकान पर रश होना चाहिए, जगमग होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। यानी जो प्रोफाइल जहाँ से लोग जानते हैं आपको, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उस पर लगे कि एक बिज़ी आदमी है, उस पर लगे कि हाई परसोना का आदमी, एग्जेक्टिव आदमी है, काम है इसके पास। आप कहते हैं मैं तो वेला हूँ, 3 महीने से काम नहीं मिला, तो फिर चौथे महीने में नहीं मिलेगा, खाली दुकान खाली रहेगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू करें $10 $15 से, उस तरह सेशन लें अपने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को महंगा बेचना सीखें। तो साकिब साहब, आप कह रहे हैं कि बिज़ी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिज़ी लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मसरूफ़ लगना और इम्पोर्टेंट लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो कहता है ना, नुसरत अली का गाना था ना, अकी जम मलंगा सारे अपी मान लेंगे। यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आपकी, कि आप पूरी दुनिया को बताएं कि मैं नंबर 1 हूँ अपनी फील्ड में और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हर वक्त लगे कि ये कोई पोस्ट लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई इंगेज है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ये काम नहीं भी अगर आपके पास, जब काम मिल जाएगा फिर तो दिखाना नहीं पड़ेगा ना आपको, फिर तो आप असल में बिजी होंगे कि आपका फ़ोन बज रहा है हर वक्त काम आपके पास है। जब काम नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएं कि आपके ऑडियंस को फ़ायदा हो, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं कोई पोस्ट भेजता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो जिन लोगों का पोस्ट आती है, मेरे फ्रेंड हैं, तो उनको यकीन होता 100% कि यार ये पोस्ट साकिब ने भेजी तो ऑथेंटिक है, चाहे वो कोई हदीस कुरान मजीद की या कोई सियासी बात है, कोई मौसम के बारे में, कि ये फेक चीज़ नहीं भेजता। मेरे पास, मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम फॉरवर्ड करता हूँ, मैं फॉरवर्ड करने पर रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर कि मैं जो भेज रहा हूँ ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इस तरह की क्रेडिबिलिटी हो कि ये बंदा जो चीज़ भेज रहा है ये एक्यूरेट है या नहीं है। जिन इदारों में काम करता हूँ मैं, उनको पता है कि ये कभी लेट नहीं आता, इसका लेट आने का सिस्टम नहीं है। तो बहुत सी जगहों पैसा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, जो प्रिंसिपल जो मुझे पहले लेक्चर दे देते हैं सुबह सुबह वाला, तो उनको पता है कि ये सबसे पहले आ जाएगा, कोई बल्कि आधा घंटा पहले आ जाएगा। ये मेरा सिस्टम है पिछले 30 साल से। तो ये मेरा एक ट्रेडमार्क है, मेरी स्ट्रेंथ है कि, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का पता हो आपको, तो उसके लिहाज से फिर लोग ट्रस्ट करें। जो आपने बिजनेस की बात की कि एक रेपुटेशन हो आपकी, एक रिस्पेक्ट हो आपकी। आपको बताया कि जो आपकी फेसबुक की टाइम लाइन है वो फ्यूचर है आपका। चलिए अपना भी इनिशियल लेवल बताऊँ आपको कि फेसबुक की टाइम लाइन, जो मैंने फेसबुक पे काम करना शुरू किया मेरे ख्याल 2013-14 में, आज से 11-12 साल पहले, तो सियासी पोस्ट भी लगा देता था, इतनी अकल नहीं थी। तो एक बंदा पूछ रहा है आपका ताल्लुक फलां पार्टी से है, वो किसी और पार्टी का था, तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ आज से 11-12 साल पहले कर, जो बंदा मुझसे पूछ रहा है वो मेरा मोहसिन, उसने मुझे 2 ट्रेनिंग लेके दी थी कराची में, BBSYDP की बड़ी ट्रेनिंग, बेनज़ीर भुट्टो यूथ शहीद डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और मैं स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त, आज से 12 साल पहले। तो मैंने कहा ऐसा ना उस पोस्ट की वजह से ये समझे कि यार मेरा एंटी है। तो जो ट्रेनर है, जो मेंटोर है, उसकी पोस्ट फेसबुक इसलिए नहीं कि आप सियासी पोस्टें लगाएं वहाँ पे, बता फेसबुक सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए, और आपकी किसी पोस्ट ना लगे कि इसका ताल्लुक किसी खास पार्टी से है। तो मैंने वहाँ से सीख लिया 12 साल पहले ही। मैं, जो बंदा किताबें पढ़ता है वो फ़ौरन चीज़ें पिक कर लेता है। उसके बाद मैंने कोई सियासी पोस्ट नहीं लगाई, आज तक 12 साल गुजर गए, मैंने कोई सियासी पोस्ट नहीं लगाई। मैं कोई जोक नहीं भेजता, कोई वीडियो नहीं भेजता। मेरी हर पोस्ट जो है वो, उसकी एक वैल्यू होती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि इसकी पोस्ट आएगी फेसबुक पे, हम देखेंगे। हर पोस्ट की वैल्यू होती है, और बेसिकली आप उस पर बेच रहे होते हैं अपने आप को, दिखाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन अब लोगों को पता है कि मैं 1 हफ्ते पहले पेशावर में ट्रेनिंग करवा के आया हूँ, फिर मैं नौशेरा में गया, फिर मैं इस्लामाबाद में गया, फिर मैं जावेद चौधरी साहब से मिला, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो लोगों को नज़र आ रहा है कि यार ये एक कामयाब आदमी है ना, ये कराची से निकला, ये ट्रेनिंग्स करवा रहा है, पेशावर में, नौशेरा में, इस्लामाबाद में, ये जावेद साहब से मिल रहा है, अब ये लाहौर में है, यहाँ भी कामयाब लोगों से मिलेगा ये। तो आपका एक मैसेज जा रहा है, एक इम्पैक्ट जा रहा है। ये मतलब फार्मूला फॉलो करना है आपने, जिसको कहते हैं ना कि फुटप्रिंट्स पे चलना है, कि आपका मैसेज जो है कि ये कामयाब आदमी हर रोज़ कोई अच्छा काम करता है। हर रोज़ एक पोस्ट आपकी आती है, उसके ज़रिए आप सेल करते हैं बेसिकली अपने आप को, कि आप एक चैम्पियन है, आपकी वजह से लाइफ में चेंज आता है लोगों की। ऐसे ऐसे कस्टमर मिलेंगे आपको फेसबुक पे। फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कस्टमर्स लेने का, जो 5-5, 6-6 साल से आपको खामोशी के साथ रीड कर रहे होते हैं, खामोशी के साथ वॉच कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है,
और 5 साल के बाद अचानक से वो आपको ऑफ़र करते हैं मेंटोरिंग के भी आप हमें 1-on-1 कोचिंग दें, ये हमारी कंपनी को ट्रेनिंग करवाएं। और उसको बताते हैं कि हम तो 5 साल से आपका जो कंटेंट है, 5-5 साल से आपका कंटेंट आपको कभी उसने मैसेज भी नहीं किया, कभी थम्स अप भी नहीं किया, कभी कमेंट भी नहीं किया, लेकिन वो 5 साल से खामोशी से वॉच कर रहा है। सब्र रहिए, बांस के दरख्त की तरह जो कई महीनों के बाद अचानक से है, आप रात को देखते हैं सुबह बड़ा वो होता है। इस तरह आपकी मेहनत जो वो स्टोर हो रही होती है एनर्जी के फॉर्मेट में, जो आप करते रहे, रोज़ पोस्ट लगाएं और हर पोस्ट आपकी जेन्युइन ऑथेंटिक हो। कैसे लगानी है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मोहम्मद साकिब के नाम से। आप देखें कि मेरे प्रोफाइल पे पोस्टें किस तरह आ रही हैं, किस तरह और ऐसे पाकिस्तानी हैं जो फेसबुक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करें और देखेंगे यार ये किस तरीके से कर रहे हैं। फीमेल्स हमारी नोमा तारिक हमारी एक अपॉइंटमेंट शर्टर है कराची की, आपको कोई काम नहीं आता लेकिन आप ट्रेनर्स के बिहाफ पे ट्रेनिंग लेते हैं, यानी सेल करते हैं उनकी स्किल्स को और अच्छा कमीशन जनरेट कर लेते हैं आप। वली के नाम से हमारे एक साथी हैं फैसलाबाद के, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, तो उनको देखें वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं। उज़मा है हमारी, अभी न्यूयॉर्क चली गई, वो $10,000 प्लस कमाती है महीने का, फीमेल्स, उनको फॉलो करें। तो ऐसे पाकिस्तानी मिलेंगे आपको, फिर कंटेंट देखेंगे वो उन्होंने क्या पोस्ट लगाई, एक वीक की पोस्ट देखें आपके, मंडे टू नेक्स्ट मंडे हर रोज़ क्या पोस्ट आती है उनकी। तो इस तरीके से फिर आप बिज़ी भी नज़र आएंगे और लोगों को लगेगा ये कोई शख्स है, कोई बंदा है या कोई बंदी है जो सक्सेसफुल है, जो कामयाब है। इस तरीके से मार्केट करना सीखें अपने आप को। अच्छा साकिब, आप राइटर भी हैं और आप सक्सेसफुल लोगों को, कामयाब लोगों को इंटरव्यू करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जितने कामयाब लोगों को आपने अब तक इंटरव्यू किया, कौन से ट्रेड्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उन सब में कॉमन नज़र आईं, और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो वो कौन से ट्रेड्स, कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी उनमें होनी चाहिए, जिसके बगैर गुजारा नहीं। जी, सबसे पहला प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं कि एक बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली है कराची की, और वो इतना बड़ा जाइंट कारोबारी ख़ानदान है कि पिछले 100 साल से इस फैमिली किसी बंदे ने जॉब नहीं की, हर बंदा बिजनेस करता है। और 60s में ही ये बिलियनर बन गए थे। सियालकोट में, कराची में बड़े बड़े कारोबार इनके चमड़े के और डिफरेंट कमोडिटीज़ में काम करते हैं। तो इस फैमिली के हिसाब से मुलाकात हुई, मैंने कहा चले एक प्रिंसिपल बता दें कि जो हम शेयर करें अपने यंगस्टर्स के साथ। तो उन्होंने कहा हमने अपने बड़ों से सीखा कि ज़िंदगी में झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं है किसी से। तो मैंने कहा अगर कोई बंदा सुलह ना करे, वो लड़ना चाहे, तो कहता हम कोई गिफ्ट भिजवाते हैं उसके पास। मैंने कहा फिर भी ना माने वो, तो कहता हम घर पहुंच के गले लगा लेते हैं उसको, हम लड़ते नहीं हैं किसी से। तो एक ऐसा शख्स जो बिलीनियर है, ज़ाहिर इनके बंदे आप कह लें फौज में भी होंगे, सियासत में भी होंगे, और ये बड़े से बड़ा वकील हायर कर सकते हैं। उस फैमिली का बंदा कह रहा है हम तो झगड़ा नहीं करते किसी से। और मेरे और आपके जैसा बंदा जो मिडिल क्लास का है, वो कहता है मुझे उसने गाली क्यों दी थी, मैं तो बदला लूँगा उससे, उसने मुझसे सख्त बात कैसे की। जिसके पल्ले कुछ नहीं है, आसान ज़ुबान में वो तैयार है झगड़ा करने को। जिसके पास सब कुछ है, वो कहता है मेरी कामयाबी की अगर एक प्रिंसिपल निकाला जाए तो वो ये है कि हम लोग झगड़ा नहीं करते किसी से। फिर वो परसोना की बात करते हैं, वो थोड़ी एडवांस लेवल की बात है। कहते हैं कि मेरी अंगूठी में, मेरे कफ लिंक में कोई हीरा लगा हुआ होता है, जब मैं जाता हूँ तो वो उसकी वाइब्रेशन आती है और वो जो मीटिंग हो रही होती है वो इंस्पायर हो जाते हैं मेरे साथ। चलो उस पर इतनी बात नहीं करते, एक और प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। एक और फैमिली है, इनका नाम बताता हूँ आपको, अमीन नाथानी साहब, टेक्सटाइल कहेंगे, उनकी चाइना में बहुत बड़ा काम है टेक्सटाइल का, पाकिस्तान में। तो 1968 में ये लोग आए पाकिस्तान, इनके फादर। तो जब इनके फादर पाकिस्तान आए तो बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ थी, बहुत सख्त मेहनत वाला काम कर रहे थे। तो चलते फिरते इनको अपना एक जाने वाला बंदा मिल गया, वो भी इंडिया से आए होंगे। तो वो कहते हैं यार मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई जॉब आपकी नज़र में हो तो बताएं। तो उन्होंने कंपनी का हवाला दिया, बड़ी कंपनी का बताया कि उन्हें क्लर्क की पोस्ट के लिए एक बंदा चाहिए और आप बिल्कुल फिट हैं उसके लिए। और साथ ही एडवाइस की कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो वो पूछेंगे आपसे कि आपको एक्सपीरियंस है कोई काम करने का इस सीट का। तो आप कहिएगा मैंने काम किया हुआ इंडिया में, और चूँकि आप वहाँ दुकानें वगैरह चलाते थे तो आप ये काम कर लेंगे। तो ये पहुँचते हैं कि वालिद साहब, और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है। तो एंड में वो पूछ लेते हैं अगर आपने ये काम क्लर्क का पहले किया हुआ है। अभी वहाँ झूठ नहीं बोलते, कहते मैंने तो ये काम नहीं किया। तो वो जो HR का बंदा होता है वो कहता है कि फिर हम मादरत करेंगे आपसे, क्योंकि हमें तो वो बंदा चाहिए जो फ़ौरन काम शुरू करे, आपको तो सीखने में कई हफ्ते लग जाएंगे। तो अमीन साहब ने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब ने फिर एक और सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा कोई और पोस्ट आपकी कंपनी में हो। तो उन्होंने कहा एक और पोस्ट है लेकिन वो तो ऑफिस बॉय की है। तो ये एग्री कर गया उसके ऊपर 68-69 में।
और एज ऑफिस बॉय काम शुरू किया उस बड़ी कंपनी में। शिप ब्रेकिंग के बड़े बड़े काम उनके थे, और सिर्फ 5 साल की मेहनत के बाद राशिद साहब उसी कंपनी में जीएम थे। सिर्फ 5 साल की मेहनत के बाद वही शख्स जो ऑफिस बॉय जिसने करियर स्टार्ट किया था इतनी बड़ी कंपनी का, नहीं सेठ के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ओनर के बाद, वो जीएम की होती है। तो वो कितना विजन, ये सच की ताकत थी, ये सच की ताकत थी, ईमानदारी की ताकत थी कि झूठ नहीं बोला, और सिर्फ 5 साल के बाद वो जीएम बन गए। सेम अमीन साहब की स्टोरी रही कि इन्होंने भी बेसिक लेवल पर काम शुरू किया, वाले साहब की डेथ हो गई थी। अब ये कैसे आगे बढ़े, यहाँ एक और प्रिंसिपल सीखते हैं हम। इनका छोटा सा काम था प्रिंटिंग का, अमीन साहब का, अर्ली 90s में। तो कहता है मेरा काम छोटा था, जो मेरा ओनर था कंपनी का मालिक, वो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, वो एक बड़ा कारोबारी आदमी था। उसको क्लासिकल मौसीकी सुनने का शौक़ था, वो मुकेश के, सैगल के, लता के गाने सुनते थे, मेहदी हसन के। कहता मुझे भी शौक़ था, ये होंगे उसको 18-19 साल के अमीन साहब। उस उम्र में क्लासिकल मौसीकी का शौक़ होना, ये भी कमाल है। और कहता मैं घर चला जाऊँ, उनके ग्रामोफोन होते थे, वो टेप रिकॉर्ड होते थे, हम वहाँ गाने सुनते थे, और वहाँ डिफरेंट कारोबारी लोग आते थे। मैं कहते 3-4 घंटे बैठा रहता था वहाँ पे, तो उनसे कारोबार भी सीखते थे। और इस तरह मेरे टूर लग गए उनके साथ ही, दुबई के, कतर के उस वक्त, और वो बिज़नेस कारोबार सीख लिया। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ईगल नहीं हैं, लेकिन आपका उठना बैठना ईगल्स में है अमीन साहब की तरह, तो आपको ईगल बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका उठना बैठना ईगल्स में है, कामयाब लोगों में है। लेकिन एक जो हमने बात की, एक ईगल होता है, एक सी ईगल होता है, एक गिद्ध होता है। चलो गिद्ध की जगह हम बकरी कर लेते हैं आसान ज़बान में, या हम खरगोश कर लेते हैं। तो अपनी स्किल के लिहाज से आपकी जेब में जो नोट है, जो कैरिज्मा है आपका, जो स्किल सेट है, उसके लिहाज से आप खरगोश हैं, और आप चाहते हैं कि मैं एक ईगल के साथ फ्लाई करूँ, ईगल के साथ बैठूँ। ईगल तो लिफ्ट नहीं कराएगा ज़ाहिर है आपको, कि अगर मैं क्यों, ये बाइक वाला बंदा है वो लैंड क्रूज़र पे, कहेगा मैं क्यों उसको अपने साथ बैठाऊँ। तो वही ऐसी टेक्निक ढूंढनी है अपने अमीन साहब की तरह। वहाँ पर क्या था, दोनों का शौक़ एक ही था, क्लासिकल मौसीकी का, इसलिए वो साथ बैठाता था। तो इस तरह उसके इंटरेस्ट की कोई चीज़, जैसे राशिद साहब पॉडकास्ट करते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, सदर भी टाइम देगा, प्राइम मिनिस्टर भी टाइम देगा, जर्नैल भी टाइम दे देगा, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर। वो कहेगा भी ये मुझे प्रमोट कर रहा है, मुझे हाईलाइट कर रहा है। हर बंदा अपनी कामयाबी कहानी सुनाना चाह रहा है। मैं लिखता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ लिखने में है। चैनल पे भी मैंने भी काम दोबारा एक्टिव किया, मोहम्मद साकिब सक्सेस टीवी के नाम से, आप लोग देख सकते हैं उसको। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ राइटिंग में है। तो ये अमीन साहब जैसे लोग क्यों मुझे बुला लेते हैं कि यार ये मेरे बारे में लिखेगा, मज़ा आता है उनको अपनी स्टोरी सुना के, कि इस स्टोरी से लोग सीखें। ऐसा कुछ आपके पास हो। ईगल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ईगल क्यों अपने साथ बिठाएगा एक खरगोश को। तो ऐसी कोई दिलचस्पी ढूंढनी है आपने, लेकिन फंस के ईगल नहीं मिल रहा, सीगल तो ढूंढें, खरगोश से तो एक लेवल ऊपर आएँ, अपनी कंपनी चेंज करें। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे सामने कैमरे के पीछे हमारे एक बहुत अच्छे साथी इस्माइल के साथ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुलेमान के मैट्रिक के नंबर मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरीका ऐसा है कि मैं सुलेमान को बता सकता हूँ कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स क्या ग्रेड आया था। वो तरीका है कि मैं सुलेमान के 5 करीबी दोस्तों से मिलूँगा और उनके नंबर मालूम करूँगा, उसके एवरेज निकालूंगा, उतने नंबर सलमान के होंगे। मैं सलमान के 5 करीबी लोगों से मिलूंगा, देखूंगा कि यार वो कंजूस हैं या शाह खर्च हैं। सलमान भी वैसे ही होगा। मैं उनको डिसीजन मेकिंग देखूंगा, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वैसे सलमान भी वैसे ही होगा। मैं ड्रेसिंग देखूंगा उनकी, मुझे पता चल जाएगा सलमान की ड्रेसिंग कैसी है। नमाजियों के साथ बैठेंगे मेरे दोस्तों, नमाजी हो जाएंगे। कंजूसों के साथ बैठेंगे, कंजूस हो जाएंगे। कैजुअल लोगों में बैठेंगे, टाइम ज़ाया करने वालों में, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। चर्सियों में बैठेंगे, आप भी चर्च पीना शुरू कर देंगे। अपनी कंपनी को चेक करें, अपनी सोबत को चेक करें। आपकी 50% लग जो है आपकी हाथ की लकीरों में है। इससे मुराद ये है कि आपके पेरेंट्स कौन थे, आपके बहन भाई कौन थे, आपकी फैमिली कैसी थी, आप किस गांव, किस घोट, किस शहर में पैदा हो गए, आपको उस्ताद कैसे मिले। इस पर हमारा जोर नहीं होता, इस 50% पे। बाकी 50% लग कहाँ पे है? वो कम्युनिकेशन में नहीं है आपकी एजुकेशन में नहीं है, आपकी ड्रेसिंग में नहीं है, आपके PhD करने में नहीं है। बाकी की 50% लक आप राशि से हाथ अपना आगे करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी 50% लक आपकी उस शख्स के हाथ में जिससे आप हाथ मिलाते हैं। जो कंपनी होती है, जो सोबत होती है आपकी, अपनी सोबत, अपनी कंपनी चेक करें। 50% लक उस बंदे के हाथ में, 50% पर जोर नहीं है आपका। इसीलिए बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद हम लोग लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते। जी राशि साकिब साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, मुझे बड़ा मज़ा आया। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन। एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है
तो मुख्तसर हम सवालात करेंगे, और सवालात ऐसे हैं कि आपको जवाबात देने में जिस तरह का आपका मिजाज है मज़ा आएगा। सबसे पहले ये बताइए कि मोहम्मद साकिब की नज़र में ज़िंदगी क्या है? हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? जी, ज़िंदगी मैं अभी ये सीखा, मेरी एज 40 प्लस हो गई है, कि सबसे पहले अपने ऊपर काम किया जाए। यानी हमें से हर शख्स बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं मुल्क को सही कर दूंगा और मैं लोगों की ज़िंदगी तब्दील करूंगा। तो उसमें आसान फार्मूला समझिए, जिस बंदे की इनकम $1,000 से कम है, यानी कि 3 लाख से जिसकी इनकम कम है, उस बंदे को चाहिए कि वो अपने ऊपर फोकस करे, अपने मसल्स बनाए। वो चाहता है कि मैं किसी और का वेट उठाऊं तो उसके कंधों में जान होनी चाहिए। तो ज़िंदगी में सबसे पहले अपने लिए काम किया जाए, और उसको फिर जब चेंज करना है तो फिर आप आते हैं कंट्रीब्यूशन की साइड पे। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को पीस मिले, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आए। तो इस तरीके से आप ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं। और जल्दी समझ लिया जाए, जो सोबत की बात की, जल्दी समझ लिया जाए ज़िंदगी को, जल्दी समझें। सवाल कॉम्प्लिकेटेड और गहरा है, चले यही जवाब है मुख्तसर जवाब कि- की तवक्को थी आपसे। कि अपने आप को जानना डिफाइन, चाहिए। अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने It's- आप पर काम करना। तो अपने बाकी आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज लाइफ नियर यू। जी, कि आपका और जब ओरा चेंज होगा। एक शख्स है जैक मा, अली बाबा वाला, चाइना का, उस एक बंदे ने 1,32,00,000 लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की। तो आपका ओरा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो अपने ऊपर काम किया जाए। ये ज़िंदगी है, अपने आप को पहचाना जाए। और साकिब, मकसद हयात क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हो आप? जी, आपने अपना वाई निकालना होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया, इस दुनिया में क्यों भेजा। सबसे पहले पैशन निकालें अपना, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 20-22 ईयर्स तक वो आपको निकाल लेना चाहिए। और भी मोडालिटीज़ आ गई हैं डिवाइन कोड के ज़रिए, जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका नाम होता है, और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। पहले निकालें पैशन, और फिर 20 साल का एक प्लान बनाएं कि मैंने लाइफ में क्या करना है। और जब आप निकल जाएं उससे पहले मोड से, जो सर्वाइवल मोड होता है, $1,000 से ऊपर चले जाएं, तो फिर एक बड़ा गोल बनाएं, बड़ा ख्वाब बनाएं कि मैं हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में, मैं स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ काम करता हूँ। अपनी राइटिंग के ज़रिए उनके चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, कुछ ट्रेनिंग करवा देता हूँ इदारों में जाके। इस तरह का एक बड़ा पर्पस कि आप फिर आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग के लोग, और फिर जिन लोगों की लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, उस पर काम किया जाए। आपके नज़दीक खुशी क्या है और कैसे हासिल कर सकते हैं खुशी, हैप्पीनेस? हाँ, खुशी गिविंग के अंदर है आपकी, ओके। कि जब आपकी वजह से लोगों के चेहरे पर तब मुस्कुराहट आती है, तब्दीली आती है, तो फिर आप खुश रहते हैं। और आप माशाल्लाह एविड रीडर हैं, किताबें पढ़ते हैं। अपनी पसंदीदा 3 किताबों के नाम बता दीजिए, और आपके ख़्याल में, अगर ये दोनों जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, और कोई ऐसी 3 किताबें जो आपके ख़्याल में हर किसी को लाजमी पढ़नी चाहिए। जी, इसका एक ही जवाब होगा। पहली किताब पढ़ें आप लोग, उर्दू में भी अवेलेबल है, द रिचेस्ट मैन ऑफ बाबलियून, कि बाबुल का सबसे अमीर आदमी। छोटी सी किताब है, 80-90 पेज की, और आसान किताब है, उर्दू में भी है। ये किताब पढ़ें तो लाइफ के प्रिंसिपल्स जो है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स लाइफ के, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर एक किताब है बहुत अच्छी, हमारे 4 बड़े लेजेंड्स हैं, 4 आदमी के नाम से ही किताब है, डॉक्टर अमजद साकिब की। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये अखुवत के प्लेटफॉर्म से। तो ये किताब पढ़ी जाए तो फिर आपको आइडिया होगा ज़िंदगी में इंसान बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है, ज़िंदगी में, लाइफ में इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। इस तरह फिर पढ़ें, इरफान जावेद को पढ़ें, अगर फिक्शन पढ़ना है आपने तो। उनकी किताब दरवाजे के नाम से बहुत अच्छी किताब है। कमर इकबाल सूफ़ी साहब की, जो माइंड साइंस के लोग हैं, वो कोई एक किताब पढ़ना चाहेंगे, हम सर एक किताब बता देंगे, एक किताब पढ़ेंगे, तो कमर इकबाल सूफ़ी साहब की किताब है। ये पाकिस्तानी है, हॉलैंड में रहते हैं। रूहानियत, दानिश और हकीकतें, ये एक किताब पढ़ लें तो ये एक किताब भी आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। 3 की जगह एक किताब पढ़नी हो आपने, तो ये वाली किताब पढ़े, रूहानियत, दानिश और हकीकतें बाई कमर इकबाल सूफ़ी। एक ही किताब पढ़ लें तो ये किताब आपकी आपकी लाइफ को तब्दील पसंदीदा कर 3 देगी। किताबें कौन सी हैं साकिब? अब जो किताबें आ रही हैं, नई ऑल टाइम किताबें, फेवरेट। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट, अब जो किताबें आ रही हैं, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी मैंने, तो हैबिट इंस्टॉलेशन के लिए आप कह लें कि बेस्ट बुक है। रिचेस्ट मैन ऑफ बाबलियून जो बताई मैंने आपको, उस किताब से बहुत सीखा मैंने। और ये कि जो 4 आदमी, इसको पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी इस किताब के अंदर कि ये किताब आपको रुला देती है। 4 आदमी के नाम से जो किताब है। फिर एक किताब है द आर्ट ऑफ डील, डोनाल्ड ट्रंप की। अगर आपको डील मेकिंग नहीं आती, इसमें मैंने वर्कशॉप करवाई 2 महीने पहले,
तो आप ये किताब पढ़ें, बजाय नफरत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, उसको पसंद करना सीखें कि उसका स्टाइल देखें, वो डील कैसे करता है, वो बात कैसे करता है, वो ड्रेसिंग कैसे करता है, उसकी ग्रिप कैसे होती है। तो जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए एक बड़ी हाईली रिकमेंडेड बुक है दी आर्ट ऑफ डील बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो ये 3-4 किताबें पढ़ लें, एक किताब से स्टार्ट करें और उसको आगे लेकर जाएं। और एक चीज़ और कि आपने एक साल में फर्स्ट किया गोल बनाया मैं 24 किताबें पढ़ूंगा, तो आप 24 किताबें ना पढ़ें, बल्कि आप 6 किताबों को 4 बार पढ़ लें। आप 6 किताबें निकालें उसमें से और हर किताब को 4-4 बार पढ़ें, 24 किताबें नहीं पढ़ें। तो वो उस किताब का जो इम्पैक्ट है, जो क्रस्ट है उसका, वो चीज़ें जो आपने अप्लाई करनी है वो फिर आपकी लाइफ में आएंगी। साकिब, टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द कन्वर्सेशन कोई मैसेज देना चाहें, स्पेशली हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहें? जी, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि तू राह नवर्द शौक़ है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल ना कर कबूल। यानी बहुत खूबसूरत लड़की भी आपके पास हो, मखमल का बिस्तर हो और ज़िंदगी कंफर्टेबल हो, तो उसे कबूल ना करें। और यंगस्टर्स के लिए खासतौर पे अगला हिस्सा इसका, ए जूए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, ए जूए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे आता हो तो साहिल ना कर कबूल। तू लहर नहीं है, बल्कि तूने आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो अपनी लिमिट्स को पुश करें। जो बीच में बात की थी राशिद साहब ने, ख्याली पुलाव नहीं बनाएं, एक्शन लें। वकार साहब हमारे दोस्त होते हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के, कहते हैं किस्मत हर रोज़ लिखी जाती है। उस दिन जिस दिन आप सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, वो दिन, अपनी मैं बात करूं, जिस दिन मैं 1 घंटा योगा करता हूं, वो दिन और जिस दिन योगा नहीं करता, दोनों दिन बराबर नहीं होते। किस्मत हर रोज़ लिखी जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि हर रोज़ आप ज़बरदस्त तरीके से काम करें अपने ऊपर और हर रोज़ अपनी किस्मत का ड्राफ्ट अपने हाथ से लिखें। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला आपको फिर भी हम मदऊ करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब। और आपके कराची का विजिट एक्सपेक्टेड है, तो इंशाल्लाह आपसे कराची में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज की कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर कोई सवाल है आपका मोहम्मद साकिब साहब से माइंड साइंसेस के ऊपर या जो काम ये कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आइंदा प्रोग्राम्स में आप किन मेहमानों को देखना चाहेंगे वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको कोई वैल्यू दे रहा है, कोई फ़ायदा दे रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।